गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज संबोधि आईएएस एकेडमी की तरफ से आप लोग के लिए एक सीरीज गिफ्ट में दिया जा रहा है। ये जो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है ये काफी महत्वपूर्ण होगी आपके लिए, सारे एग्जाम्स के लिए। तो जो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आधुनिक भारत का इतिहास से हम शुरू करने जा रहे हैं और धीरे धीरे ये सीरीज आगे बढ़ते जाएगी। और ये सीरीज जब हम आगे करते जाएंगे तो इसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं कुछ सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं आज आधुनिक भारत का। यहां पे आपको जब एग्जाम आप देने जाते हैं, परीक्षाओं में आप जाते हैं, तो सबसे पहले कुछ खास चीजों पे हम अगर बात कर ले, जैसे कुछ विद्यार्थी बीपीएससी की परीक्षा देते हैं, कुछ विद्यार्थी जेपीएससी की परीक्षा देते हैं, कुछ विद्यार्थी झारखंड सीजीएल देंगे, कुछ विद्यार्थी एसएससी का एग्जाम देंगे, या बिहार का कोई भी एग्जाम सचिवालय वगैरह अगर देते हैं, साथ ही यूपीएससी का आप एग्जाम देते हैं। ये सीरीज आपका काफी काम आने वाला है। और जैसे हम ये 3 सेक्शन को ले लें तो जिसे हम कहते हैं पीटी, जहां पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा होती है, जहां पे काफी सारी चीजें की जाती है। तो जो हम इस पे बात करने वाले हैं आज, तो पीटी का सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिटेल के साथ क्वेश्चन भी करेंगे बाद में। और जो आप देखिएगा कि बीपीएससी का ऐसा सेक्शन है जो अभी 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्जाम रखा गया है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चन में लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। एक एवरेज देखा जा रहा है जिसमें आप देखिएगा सबसे ज्यादा 25 to 28 क्वेश्चन इसमें से मॉडर्न इंडिया से है। तो अपने आप में आधुनिक भारत को ये काफी महत्वपूर्ण साबित कर देता है। हम अगर जेपीएससी एग्जाम देने जाते हैं तो जेपीएससी के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आधुनिक भारत से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सीजीएल जब देने जाते हैं तो सीजीएल में जीएस से 30 क्वेश्चन है, वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। एसएससी में है, बिहार सचिवालय में है, मतलब कोई भी परीक्षा आप देते हैं और आपका अगर हिस्ट्री पार्ट है, आप टेट देना चाहते हैं, आप शिक्षक बहाली में जाना चाहते हैं, आपने हिस्ट्री को ले रखा है, तो हमारी क्लासेस काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो सीरीज आएगी काफी बेहतरीन होगी। और इस सीरीज के बाद हम हिस्ट्री के बाद हम केमिस्ट्री पे आ जाएंगे, केमिस्ट्री के बाद बायो पे आ जाएंगे। ये सीरीज कंटिन्यू आपके लिए मिलता रहेगा। ये सारी क्लासेज आपको फ्री यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप इन क्लासेज को आप करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप क्या करें, पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज रुकने वाली नहीं है, आप सबके लिए फ्री में मिलने वाला है। तो आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सिलेबस ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का सिलेबस पे अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है यहाँ पे, सबसे पहले आज आपको ये समझना होगा, क्योंकि बिना सिलेबस जाने अंधाधुंध पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना दिशाहीन कहलाता है। दिशा में प्रयास करने से, एक डायरेक्शन में प्रयास करने से सफलता निश्चित मिलती है दोस्तों। तो देखिएगा, सबसे बड़ी चीज है कि हम कुछ चैप्टर को लाए हैं। चैप्टर का सीक्वेंस ऊपर नीचे है, यहाँ पे मैंने जानबूझकर बनाया है कुछ कारण से। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि पहले आपको यूरोपीय का आगमन का चैप्टर देना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे नहीं दिया। आज के समय में जो प्रश्नों की भूमिका मैं देख रहा हूं एग्जाम्स में, यूरोपीय का आगमन से प्रश्नों की भूमिका कम हो गई है, कम प्रश्न आ रहे हैं। हमने पहले उन चैप्टर को पहले रखा है जहां से प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा आ रही है। तो हम देखेंगे, बात करेंगे सबसे पहले कि आज के समय में सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं, उस पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं और थोड़ा सा एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपने एक चैप्टर का नाम सुना होगा, बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे, रेवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। तो जो 1857 की क्रांति के बारे में हम बात करेंगे, हमने इसको अपने पहले चैप्टर में रखा है 1857 की क्रांति को। सबसे बड़ी चीज है कि 1857 की क्रांति से जो फैक्ट पूछे जा रहे हैं वो काफी चर्चित फैक्ट होते हैं। और अब जो प्रश्नों की जो मॉडल है, प्रारूप है, वो काफी अंतर कर दिया गया है और कठिन प्रश्न बन रहे हैं। तो लुसेंट का समय समाप्त हो चुका है और छोटी छोटी बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसके बल पे अब सोचते हैं हम सीजीएल में मार्क्स कर लेंगे, स्कोर कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल। हम यहाँ पे 1857 की क्रांति के बारे में जो हमारा पहला चैप्टर आएगा इस सिलेबस के बाद में,
काफी डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम 1857 की क्रांति में देखेंगे कि 1857 की क्रांति आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। इसकी पृष्ठभूमि पे हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, 1857 की क्रांति हुई कैसे। और पृष्ठभूमि को देखने के बाद, जैसे पृष्ठभूमि में हम जाते हैं तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत जब हुई थी, अगर हम मान लिया जाए तो एक प्लासी का युद्ध देखते हैं और एक बक्सर का युद्ध देखते हैं। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और ये जो क्रांति हुई 1857 में, तो 100 साल में ऐसे क्या क्या कारण बने भारत में कि भारत की जनता ने अंग्रेजों के साथ विद्रोह कर दिया, जिसे कई व्यक्तियों ने विद्रोह बताया, किसी ने षड्यंत्र बताया, किसी ने अलग अलग नाम दिया। तो हम सारे चीजों पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और इन पृष्ठभूमि में इनके कारणों पे हम चर्चा करेंगे। आर्थिक कारण पे हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, समाज की स्थिति क्या थी, धर्म की स्थिति क्या थी, इसके अलावा सैनिकों की स्थिति क्या थी, और एक होता है करंट सिचुएशन, तत्कालीन कारण, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, जहां पे हम बातें करेंगे मंगल पांडे के विषय में। मंगल पांडे कहाँ के थे, किस रेजिमेंट के साथ जुड़े हुए थे, मंगल पांडे ने क्यों अपने 2 अफसरों को गोली मारा, उन अफसरों का नाम क्या था, मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, कितने तारीख को हुआ, आखिर मंगल पांडे की फांसी ने ऐसा क्या रोल निभाया उस समय कि मंगल पांडे को भारतीय क्रांति का दूत कहा जाता है। यानी पहला क्रांतिकारी कौन है, तो मंगल पांडे है। तो वहां से हम कहानी को बढ़ाते हुए मेरठ जाएंगे, मेरठ में देखेंगे, मेरठ से कहानी को दिल्ली ले जाएंगे, दिल्ली से पूरे कहानी का विस्तार को देखेंगे, कहां कहां पे क्या क्या चीजें हुई है। उसके बाद हम इसका परिणाम को देखेंगे, और तत्कालीन जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश की, ब्रिटिश पीएम हो, ब्रिटिश का वाइसराय हो, भारत में सचिव हो, इनका आपातकालीन मुख्यालय कहाँ था, किस व्यक्ति ने इस संदर्भ में क्या बोला, हम हर बात पे चर्चा करने वाले। चाहे 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो एक्ट आया, उस एक्ट ने क्या क्या इफेक्ट डाला, तो हम सब पे विशेष चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम एक पहला हमारा सेगमेंट जो आने वाला आपके लिए 1857 की क्रांति आने वाली, ये हम अभी सिलेबस पे बात कर रहे हैं। उसके बाद हम जैसे ही बढ़ेंगे आगे, सेकेंड सेगमेंट में हम बढ़ेंगे, तो हमारा आएगा कांग्रेस का गठन, यानी फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का गठन किन परिस्थितियों में हुआ, कांग्रेस के गठन से जुड़े हुए विवाद क्या क्या थे, कांग्रेस ने किस प्रकार पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाया, और कांग्रेस का वो कौन सा वार्षिक सम्मेलन है जो काफी चर्चे में रहा। तो कई हम वार्षिक सम्मेलन देखेंगे, जैसे एक खास सम्मेलन है, अगर महात्मा गांधी किसी सम्मेलन की अध्यक्षता करते तो अपने आप में खास हो जाता। तो महात्मा गांधी ने मात्र एक सम्मेलन की अध्यक्षता की है, जिसे बोलते हैं बेलगांव, कर्नाटका में 1924। उसी प्रकार से हम देखेंगे नेहरू ने सारे सम्मेलन, बंगाल विभाजन के समय सम्मेलन, कांग्रेस कब टूटी, कांग्रेस कब जुड़ी, उसकी अध्यक्षता किसने किया, सुभाष चंद्र बोस का रोल देखेंगे कांग्रेस में किस प्रकार निभाया। तो कांग्रेस ने पूरे भारत में राष्ट्रीयता का विकास किस प्रकार किया, ये पूरा कांग्रेस हम पढ़ेंगे, और हर एक जगह का देखेंगे। दादा भाई नौरोजी को देखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले को देखेंगे, अबुल कलाम आजाद को देखेंगे भूमिका, नेहरू का भूमिका देखेंगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कांग्रेस में कुछ योगदान दिया हो और हम उसे छोड़ दें। ये सिलेबस जो हमारा चलेगा काफी अच्छे से हम चलेंगे, और इस पे हम काफी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो अभी तो मैंने बस 2 सेगमेंट की बात की, और इतना जान लीजिए कि 2 सेगमेंट से हर वर्ष प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आगे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो आने वाला है, ये है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट। जो हमारा ये सबसे ज्यादा वीवीआई टॉपिक है पूरे सिलेबस का, और इस टॉपिक को करने में हम एक बार में नहीं करेंगे, हमें समय लगेगा इस टॉपिक को करने में। जैसे बीपीएससी में हमने बात किया था कि बीपीएससी में हर साल लगभग 28 प्रश्न मॉडर्न इंडिया से पूछे जा रहे हैं, जिसमें 18 प्रश्न सिर्फ इस टॉपिक के बीच से आ रहे हैं। तो समझिए इसका महत्व क्या है। यानी 1905 जो है, हम इसको 3 सेगमेंट में पढ़ेंगे। पहला सेगमेंट होगा हमारा 1905 से 1919 के बीच का, हमारा एक वीडियो आएगा आपके लिए, जिसको आपको बहुत अच्छे ढंग से करना है। इसके बाद 1905 से 19 के बीच में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन पे हम चर्चा भी साथ में कर लेंगे। दूसरा चीज 1919 हम जाएंगे, यहां से हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। फिर तीसरा 1935 से 47 तक के बीच की चर्चा करेंगे। जब 1905 में हम आते हैं तो 1905 में कुछ घटनाएं काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कांग्रेस का जो गठन हुआ था, भारत में राष्ट्रीयता का विकास करना था, और 1905 तक आते आते कांग्रेस ने अपनी इस
कार्य में सफलता पा ली थी। और कांग्रेस ने जब सफलता पा ली तो पूरे भारत में राष्ट्रीयता का विकास जब हुआ तो सबसे ज्यादा विकास जो हुआ था वो कहीं हुआ था तो बंगाल में हुआ था। बंगाल उस समय बर्मा के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार प्रांत था और जनसंख्या में वो नंबर 1 प्रांत था। तो जब ऐसी घटनाएं यहाँ पे हो रही थी, नंबर 1 प्रांत था और राष्ट्रीयता का विकास हो गया था, ये बात उस समय के तत्कालीन वायसराय और जो भारत सचिव थे उन्हें समझ में आ चुका था। हम जब चैप्टर में बात करेंगे तब बात करेंगे कि वायसराय कौन थे, सचिव क्या थे। तो इन्होंने एक पृष्ठभूमि बनाई, एक मीटिंग हुआ था इनका सलीमुल्लाह खान के साथ 1903 में। उस 1903 के आधार पर इन्होंने एक पृष्ठभूमि बनाई कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए और आगे जाकर के वायसराय ने 19 जुलाई 1905 को घोषणा कर दिया। तो बंगाल में जो राष्ट्रीयता का केंद्र बना हुआ था ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने के लिए था। हम पूरा चैप्टर को समझेंगे कैसे हिंदू मुसलमान को तोड़ने की बातें की गई, किस प्रकार बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया, किस प्रकार एक विभाजन की डोर खींची गई, आगे जाकर इसी डोर के ऊपर मुस्लिम लीग का गठन किया गया और 1947 तक जाते जाते इसी डिसीजन ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। तो हम पूरी तरह से सेगमेंट को समझेंगे और 5 के बाद हम 6 जाएंगे, 7 जाएंगे जहां पे कांग्रेस का विभाजन हुआ, हम 9 जाएंगे मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स पे बात करेंगे, हम 11 में दिल्ली दरबार पे बात करेंगे, हम 12 में दिल्ली का राजधानी जो शिफ्ट हुआ उस पर बात करेंगे, 14 में प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे, 15 में गांधी आगमन की बात करेंगे, 16 में होम रूल की बात करेंगे, 17 में हम चंपारण का बात करेंगे, 18 में खेड़ा की बात करेंगे और 19 में हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे और साथ में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे। तो ये होगा हमारा एक सेगमेंट जहां पे हम यहां से बात करने वाले हैं और इसको इतने डिटेल में करेंगे कि कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। हमारा भरोसा है और आप भरोसे पे इस काम को कीजिएगा, देखिएगा 100% सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे आगे जाकर के। उसी प्रकार से हम 1919 से जितनी घटनाएं हैं 34 तक सब पे फिर से हम बातें करेंगे, दोहराएंगे। जैसे यहाँ पे खासा है, यहां से हम बोलते हैं गांधी युग की शुरुआत। तो गांधी युग की शुरुआत हुई तो गांधी पे हम विशेष चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। गांधी का सहयोग आंदोलन पे बात करेंगे, हम यहाँ पे साइमन कमीशन के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे विशेष रूप से। एक स्वराज पार्टी बनी थी, हम उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हम डिसओबीडियंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन पे बात करेंगे और बात करने के बाद हम यहाँ पे गोलमेज के 3 सम्मेलनों पे बात करेंगे और बहुत सारी और घटनाएं थी, जैसे पूना पैक्ट थी, गांधी इरविन समझौता था। तो हम सारे घटनाओं को बहुत डिटेल से बारीक से जांच करने वाले हैं ताकि आपके सारे प्रश्न यहां से भी बन जाए। पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से समझिए कि आखिर डिमांड क्या है एग्जाम का, एग्जाम का डिमांड क्या है और हम पढ़ क्या रहे हैं। एग्जाम का डिमांड है कि आपको इन विशेष नॉलेज हो और आप एक पतले पतले बुक से मार्केट में छोटी छोटी किताबों को प्रकाशन जो छप रही है उनसे आप करके जा रहे हैं तो आपको 50% प्रश्न मिलते हैं और 50% प्रश्न नहीं मिलते। तो आप 50% में आप खुश हो जाते हो, लेकिन क्या उस 50% प्रश्न से आपके रिजल्ट हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो कमी को पहचानिए अपने अंदर की, और कमी को अगर आप पहचान लोगे तो फिर ये सब चीजों को आप जब करोगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप काम कर पाओगे। और ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम आएंगे, देखिए मैंने ऐसे अरेंज किया है कि जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। उसके बाद हम आएंगे सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर, समाज सुधार आंदोलन के ऊपर। तो सोशल रिफॉर्म्स में हम 2 प्रकार के सोशल रिफॉर्म्स को मेनली देखेंगे। एक देखेंगे हम जो हिंदू सोसाइटी के अंदर जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं इन पे हम बातें करेंगे, हिंदू सोसाइटी के रिफॉर्म्स पे बातें करेंगे। एक बात करेंगे मुस्लिम सोसाइटी यानी मुस्लिम रिलीजन के ऊपर रिफॉर्म्स की बातें करेंगे। तो हिंदू सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, जैसे हम बात करते हैं ऋग्वेद के समय की, ऋग्वेद कालीन सभ्यता की, इस समय हिंदू धर्म में कोई कुरीतियां नहीं थी, बहुत शानदार धर्म था। ऋग्वेद में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, लेकिन जब हम उत्तर ऋग्वेद में जाते हैं वहां से कुरीतियां शुरू हो जाती है। जैसे महिलाओं की स्थिति को बद से बदतर कर दिया जाता है, समाज में वर्ण व्यवस्था को जातीय अवस्था में बदल दिया जाता है, समाज में एक नवीन वर्ग पैदा कर दिया जाता है, शूद्र वर्ग पैदा कर दिया जाता है, अब उनको दबा करके रखा जाता है। एक जो ब्राह्मण वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग ने पूजा पाठ पे अधिकार कर लिया था, उनके कारण कई समस्याएं समाज में क्रिएट हो गई थी। समाज में धर्म बहुत खर्चीला हो चुका था, तो उसके कई इफेक्ट हम प्राचीन भारत में भी देखेंगे कि बौद्ध धर्म का आना, जैन धर्म का आना, कई चीजें आई।
क्योंकि भारत में जो हिंदू धर्म थी इतनी बुराइयां प्रवेश कर चुकी थी कि एक छोटे वर्ग के जो लोग कहा जाता है, जिसे बाद में हरिजन गांधी ने नाम दिया था, इन वर्गों का जीना मुश्किल हो गया था। और साथ में खासकर उन वर्गों के साथ जो फीमेल थी, महिलाओं की स्थिति एकदम समाज में बुरी तरह से पिछड़ गई थी। तो इन चीजों पे अगर हम बात करें तो देखेंगे कि किस प्रकार से चीजें खराब होती गई। और भारत में जब अंग्रेजों के काल में यहाँ पे एक सुधार की प्रक्रिया चली, इस सुधार की प्रक्रिया में कई सोसाइटी बने और कई सोसाइटी के जो संरक्षक थे उन्होंने काम किया। इसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण सोसाइटी हमें पढ़ना ब्रह्म समाज के बारे में। तो आपने बचपन से एक नाम सुना होगा कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। ये सोसाइटी जो है 1828 में बनकर रेडी हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना, एक ईश्वरवाद की ओर जाना, मूर्ति पूजा का खंडन करना। साथ ही इनका और काम था कि सती प्रथा, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो गंभीर अवस्था में महिलाओं की स्थिति चली गई है, पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को जो जलाने का कार्य किया जा रहा था, इन सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार राजा राम मोहन राय ने इनका विरोध किया। राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें, उनके द्वारा निकाला गया अखबार, इस कारण राजा राम मोहन राय के प्रयासों को देखते हुए राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक पिता के नाम से जाना जाता है। हम चर्चा करेंगे। ये पुनर्जागरण के मुख्य अभिनेता रहे हैं, ये भारत में पत्रकारिता के पिता भी रहे हैं। तो कई प्रश्न राजा मोहन राय से बनता है। तो राजा राम मोहन राय की जीवनी, हम ब्रह्म समाज के साथ राजा राम मोहन राय की जीवनी को देख लेंगे। ब्रह्म समाज आगे जाकर कैसे दो भागों में टूटा, उस पर हम बात करेंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन की भूमिका क्या थी इसमें। फिर आगे जाकर के फिर केशव चंद्र सेन ने फिर ब्रह्म समाज को, फिर आगे जाके एक भाग में ब्रह्म समाज टूटती है, केशव चंद्र सेन से भी ब्रह्म समाज अलग हो जाती है। तो कुछ मैरिज एक्ट की बातें थी, कूच बिहार के राजा को इन्होंने अपनी बेटी के साथ ब्याह कर दिया था, और क्यों किया था, क्यों टूटा, वो सारी कहानियां के साथ हम बात करेंगे। तो मेरा एक ही सोच है विद्यार्थियों के लिए कि इतिहास एक लंबी श्रृंखला है। अगर आप पढ़ाई को रटकर करते हैं तो निश्चिंत ही परीक्षा में आपको समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। मेरा सोच है चीजों को, कॉन्सेप्ट को मिला करके, समझ करके, जो चीज याद करने की उसको याद करके और एक कड़ी में जोड़ना है। कड़ी में जोड़ने से क्या होगी, आपकी कोई भी चीजें, कोई भी समस्या आपके सामने एग्जाम में भी खड़ी नहीं हो पाएगी। तो हम कड़ी में जोड़ना सिखाएंगे, सारी चीजों को कैसे याद रखना वो चीज सिखाएंगे। कोडिंग होंगे कुछ, तो कोडिंग पे भी हम बात करेंगे, कौन से कोड कहाँ पे फिट बैठते हैं, याद करना है। उसी प्रकार हिंदू धर्म में प्रार्थना समाज आया आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी आए, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने लाया। तो ये सारे समाज ने क्या किया, या तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने का काम किया, या तो हिंदुओं में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, या तो खासकर हम सत्यशोधक समाज की बात करें तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है दलित सुधार के पीछे। बाद में अंबेडकर जी के प्रयास को हमने देखा, अंबेडकर जी का प्रयास काफी शानदार रहा, लेकिन अंबेडकर से पहले का प्रयास ये है और जो समाज को काफी आगे ले गया। तो हम इन सब पे बात करेंगे। इनके साथ और भी बहुत सारी चीजें जिसपे हमें बात करनी है, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हम उस पर भी बातें करेंगे। यहां से हम आते हैं मुस्लिम धर्म में अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन। ये तीन आंदोलन है। ये मुस्लिम धर्म के अंदर जो कुरीति आ गई थी, इनके सुधार पे हम अच्छे से बात करेंगे, बड़ा चिंतन करेंगे इस पे। आगे देखिएगा कि हम कुछ टॉपिक को हमने लिख रखा है, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, नरबलि, ठगी प्रथा, शिशुवध, दास प्रथा। ये सब समस्याएं हमारे समाज में थी, जिसको दूर करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ एक्ट लाया, कुछ भारतीयों ने उसके खिलाफ बातें की, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, बाल विवाह है, विधवा विवाह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। तो जो जहां मिलेगा, जैसे नरबलि को अंत करने में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का काफी महत्वपूर्ण रोल था। एक जनजाति थी भारत में, खोंड जनजाति, वो सबसे ज्यादा नरबलि में दिया जाता था। तो मतलब किसी व्यक्ति को मार देना, किसी व्यक्ति की हत्या कर देना,
ठगी प्रथा पे बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने काफी अच्छा भूमिका निभाया, दास प्रथा को समाप्त किया गया। ये सारे टॉपिक पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे और कोई भी प्रश्न जहां से पूछे जाएंगे हमारे क्लास के बाद, मुझे नहीं लगता कि वहां से प्रश्न आपके छूटने वाले हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो कुछ देखिएगा कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा का विकास। तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो कुछ चीजें हमारे पास सामने खुलकर आते हैं। तो हम आंग्ल परिचय विवाद पढ़ेंगे कि आंग्ल परिचय विवाद क्या था। हम यहाँ पे वुड घोषणा पत्र के बारे में जानकारी लेंगे। हंटर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के बारे में पढ़ेंगे। सेडलर आयोग, हाटोक समिति, वर्धा योजना, सार्जेंट योजना। वर्धा योजना महात्मा गांधी की एक योजना थी जिसपे हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बाकी सारी योजनाएं जो ब्रिटिश के द्वारा लाई गई थी वो सारी योजनाएं हैं। यहाँ भी प्रश्न काफी वीवीआई है। यहाँ पे यूपीएससी भी प्रश्न को बार बार पूछ रही है, स्टेट पीसीएस पूछ रही है, तो छोटे एग्जाम्स में तो क्वेश्चन आने के संभावनाएं और बढ़ जाती है। जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा तो हम फिर एक और टॉपिक पे आएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं, जितने भी भारत में वायसराय हुए, गवर्नर जनरल हुए, भारतीय समाचार पत्र का जो इतिहास था, और जो मैंने पहले जो छोड़ा था यूरोपियों का आगमन। जैसे यूरोपियों का आगमन में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद डच आए थे, डच के बाद ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश के बाद डेन आए थे, डेन के बाद फ्रांसीसी आए थे। ये आए भारत में, क्यों आए, कैसे आए, भारत में इनके आने के कारण क्या क्या थे, और किन वायसराय ने यहाँ पे इनके लिए काफी अच्छा योगदान निभाया। इन सारी चीजों पे हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि यूरोपियों के आगमन के बाद ब्रिटिश भारत में कैसे कब्जा कर लिया, बाकी बात सब क्यों पिछड़ गए। एक खासा चीज है कि आखिर यूरोपीय आए तो पुर्तगाली की भारत में देन क्या थी, और सबसे पहले कौन सा यूरोपीय आया और सबसे बाद में कौन सा यूरोपीय गया, तो पुर्तगाली ही है, जिसपे हम खासा चर्चा करेंगे। हम फ्रांस के ऊपर खासा चर्चा करेंगे, ब्रिटिश पे तो पूरा का पूरा हमारा आधुनिक भारत ही टिका हुआ। तो वहां पे हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या हुआ। फिर हम कुछ लोगों का जीवन परिचय पे बात करने वाले हैं, काफी शानदार। यहाँ से तो जीवन परिचय से तो काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे एक जीवन परिचय पे हम बात करेंगे, महात्मा गांधी का जीवन परिचय होगा, सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय होगा। जीवन परिचय का मतलब है महात्मा गांधी किस विद्यालय में जाते थे, महात्मा गांधी की स्कूलिंग कहाँ से हुई, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में क्या क्या लक्ष्य तय किए, महात्मा गांधी ने अफ्रीका जाकर के क्या क्या काम किया, बोर पदक क्या था, फिनिक्स आश्रम क्या था, महात्मा गांधी को किस प्रकार केसर ए हिंद की उपाधि मिली, महात्मा गांधी को सार्जेंट क्यों कहा गया। तो ये सारे चीज जो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए हैं उस सारे चीजों पे हम बहुत विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। उसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो कई लिस्ट में कई नाम हैं, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और लाला लाजपत राय, अबुल कलाम आजाद, राधा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। यहाँ पे चर्चा करते हुए हम इनके द्वारा उस समय के लिखे गए सारी पुस्तकों के भी बारे में बात करेंगे कि कौन सा पुस्तक किसने लिखा, उस पुस्तक का मूल्य क्या था। मूल्य मतलब प्राइस नहीं, मूल्य मतलब उसका प्रभाव क्या था। उनके मूल्यों पे हम चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो ये हमारा संविधान, अब भारत का जो संविधान बना, हम जानते हैं कि हमारा संविधान बना है और हमने संविधान को जो लागू किया है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है भारत में। लेकिन ये संविधान लागू होने से पहले बनने में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से गुजरी है। और वो प्रक्रिया जो शुरू होता है वो शुरू होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 से। 1773 में ऐसा क्या क्या काम किया है अंग्रेजों ने। अंग्रेज आए भारत में, उनको भारत से मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था। मैक्सिमम प्रॉफिट तभी बन पाएगा जब भारत के कानून ब्रिटिश के फेवर में जाएंगे। तो उन्होंने, ब्रिटिश ने अपने फेवर में कानूनों को बनाने के लिए समय समय पे कई कानून लाया, कई कानूनों में उन्होंने परिवर्तन किया। उसी का परिणाम हम देखते हैं कि ये सब कानून आए हुए हैं। यहाँ पे चार्टर एक्ट आए हैं, तो 4 चार्टर एक्ट हैं। इन चार्टर एक्ट पे हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 जो 1857 की क्रांति के इफेक्ट के बाद आया, इस पे चर्चा करने वाले हैं। इसमें कुछ चीजों को सुधार करने के लिए 1861 का लाया गया।
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, और भारत शासन अधिनियम 1935 जिसके आज भी 70% भाग हमारे संविधान में लागू है। तो किस प्रकार से ये आए, ये भी एक VVI टॉपिक है जहां से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके विकास पे हम अच्छे से चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। तो इस प्रकार हम चीजों पे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कई चीज मेंशन हमने नहीं किया है, जैसे ब्रिटिश कालीन समय में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उन्होंने जमीन के लिए या लैंड के लिए कौन कौन से एक्ट लाए। जैसे एक एक्ट पे हम बात करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, 1793 का एक एक्ट है, 1793 का एक्ट है। तो 1793 के एक्ट में, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया, एक जमींदार वर्ग को पैदा किया गया। इसी प्रकार हम महलवाड़ी व्यवस्था को देखेंगे और जितने भी अन्य व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं पे हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही इसमें कुछ और भी चीजें छूट रही है जिसको हम बोलते हैं कारखाना अधिनियम। कारखानाओं में उम्र क्या होगी, जॉब करने वालों को, ड्यूटी करने वाले, एक बच्चे की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, कौन सा अधिनियम आया, तो हम उसमें कोड के साथ बात करेंगे और पूरी तरह से इस पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सिलेबस का अधिकांश भाग को हमने उठाया है और लास्ट में जो भी चीज हमारा इसमें छूट जाएगा हम एक विविध बोल करके उस पर हम बातें करेंगे। तो हमें शुरुआत करना है 1857 की क्रांति से और लास्ट हम अंत करेंगे संवैधानिक विकास से। जब ये प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी उसके बाद हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपके अंदर एक स्फूर्ति आएगी। परिणाम स्मार्ट वर्क से मिलता है। आप जितना मेहनत करोगे, जितना ताकत लगा दोगे और जितना स्मार्ट वर्क करोगे, 100% गारंटी है कि आप रिजल्ट की ओर जाओगे। और जो व्यक्ति सोचता है कि मैं हर चीज को रट जाऊं, हर चीज को रट कर एग्जाम तो देना है, एक दिन पास कर जाऊंगा, तो आपकी भूल है। मार्केट में छोटे मोटे जो बुक्स आए हुए हैं उन बुक्स पे आप फोकस करके एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। आपको एग्जाम निकालना है तो अच्छे कोचिंग की गाइडलाइन चाहिए आपको, उसके बिना आपसे एग्जाम निकालना थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो जाता है। हालांकि बच्चे निकालते हैं, मैं उसको दरकिनार नहीं करूंगा, लेकिन कई समस्याएं आती है एग्जाम को निकालने में क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। और कोचिंग तो बहुत सारे हैं जो गाइडेंस देते हैं, आप गाइडेंस भी कहीं से जाके ले सकते हैं अगर खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम भी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए है, तत्पर है। आप सिर्फ गाइडेंस लेना आना चाहते हैं तो आप सिर्फ गाइडेंस भी आकर ले सकते हैं, हम गाइडेंस भी देंगे, प्रोवाइड करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग में कैसे गाइडेंस चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या गाइडेंस चाहिए, वो सारी व्यवस्था यहाँ पे है, अलग अलग शिक्षक है, सारी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारा पहला का जो ये है सिलेबस, पहले आप सिलेबस को समझिए। सिलेबस समझने के 2-4 दिन बाद आपको नया वीडियो हमें मिल जाएगा 1857 की क्रांति का फुल डिटेल के साथ। वो वीडियो आपको बताएगा कि क्वालिटी क्या होती है पढ़ाई की, गाइडेंस क्या होता है पढ़ाई की, हर चीज को आपको समझाएंगे बेहतर तरीके से। और कोई भी चीज ऐसा होगा जो हमने कोशिश किया है कि आपसे न छूटे एग्जाम के व्यू से। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट पे हम बात करेंगे, कौन सा प्रैक्टिस सेट आपको लेना है, जिसको बनाना है हमारी क्लास के बाद। तो इस प्रकार से हमारा एक सेगमेंट चलेगा। बस भीड़ जाओ, मेहनत करो, लगो, कोई आपको हरा नहीं सकता जब तक आप खुद हार नहीं मान जाते, और कोई भी व्यक्ति आपको बढ़ा नहीं सकता जब तक आपके अंदर हिम्मत ना हो बढ़ने की। तो अंदर में एक जज्बा कायम करो और जज्बे के साथ आगे बढ़ने की सोच रखो। देखना रिजल्ट आपके कदमों में होगी और दुनिया आपके मुट्ठी में होगी। चलिए, धन्यवाद।